Hello and welcome to the new video. In this video we will talk about inflation and interest rate. So interest rate are of two types, that is nominal and real. So nominal is the rate of interest which is paid, the interest rate that is paid in a transaction, or say that is called as nominal interest rate, and the interest rate that increases or made a change in the purchasing power of a person is known as the real interest rate. So the relation between real and nominal interest rate is given by the equation R equal to I minus pi. So here R is the real interest rate, I is nominal interest rate, and pi is the inflation rate. So if we rearrange it, so by rearranging we can get the equation I is equal to R plus pi. This is also known as the Fisher equation, and this shows the one-to-one relationship between the nominal interest rate and inflation rate. So this one-to-one relationship between the nominal interest rate and inflation is known as the Fisher effect, and there are two terms. The first one is the ex ante, which is the expected. सपोज कि हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं कि आज से 2 महीने बाद हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जो हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे एक्स एंटे. सपोज कि हम इंटरेस्ट रेट ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज से 2 महीने बाद क्या होगी, तो उसको हम बोलेंगे एक्स एंटे इंटरेस्ट रेट. और जो उस टाइम पे एक्चुअल इंटरेस्ट रेट होगी उसको हम एक्स पोस्ट इंटरेस्ट रेट बोलेंगे. सो दीज आर द टू टर्म्स इन दिस. नाउ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और डिमांड फॉर मनी में क्या है, हमने यहाँ पे फिशर इक्वेशन देखी थी, दैट इज आई इक्वल आर प्लस पाई. सो हम पाई जो कि इन्फ्लेशन रेट था उसको हम एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट से रिप्लेस कर देंगे. और हमने मनी डिमांड के चैप्टर में इक्वेशन देखी थी कि रियल मनी बैलेंस की इक्वेशन क्या होती है, तो दैट इज थी मनी डिमांड इज इक्वल टू एल इज द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड नॉमिनल इनकम. अब हम मनी सप्लाई और मनी डिमांड को इक्वल पुट करेंगे अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करेंगे तो, और जब हम इसको रिप्लेस कर देंगे मनी डिमांड को एम बाई पी से, दैट इज रियल मनी बैलेंस, तो हमारा ये इक्वेशन जब यहाँ पे हम आई की वैल्यू ये पुट कर देंगे, सो इट विल बी एम बाई पी इक्वल एल इज द फंक्शन ऑफ आर प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन एंड नॉमिनल इनकम. नाउ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज ऑल्सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी. अगर हम मनी को होल्ड कर रहे हैं, उसको किसी बॉन्ड या फिर बैंक में डिपॉजिट करने की जगह अपने पास ही रख रहे हैं, तो हम उस पर जो इंटरेस्ट रेट हमें मिल सकती थी उसको फोरगोन कर रहे हैं. सो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज ऑल्सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग दैट मनी. नाउ व्हाट आर द सोशल कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन की वजह से क्या कॉस्ट बियर करनी पड़ती है एक इकोनॉमी में. सो अगर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है कि भाई हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन्फ्लेशन आने वाला है इन फ्यूचर, तो हमारे पास उसकी क्या कॉस्ट होंगी और अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन की क्या कॉस्ट होंगी, दोनों को हम देखेंगे. तो पहले हम एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन की कॉस्ट के बारे में बात करेंगे. सो इट क्रिएट्स द डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट, यानी कि ये रियल मनी बैलेंस जो होता है, या रियल हम बोल सकते हैं कि हमारी परचेजिंग पावर को डिक्रीज कर देता है और रियल मनी बैलेंस को लो कर देता है. इसके अलावा शू लेदर कॉस्ट, जिसका मतलब कि हमें बार बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें जो कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है उसको भी हम शू लेदर कॉस्ट बोलते हैं. मेन्यू कॉस्ट, यानी कि किसी भी चीज़ के प्राइस बार बार चेंज करके शो करने पड़ रहे हैं. सपोज़ कि एक रेस्टोरेंट है, हम मेन्यू कॉस्ट को उसी से समझ सकते हैं कि वहाँ पे मेन्यू है, मेन्यू कार्ड होता ही है रेस्टोरेंट में. सो अगर इन्फ्लेशन आ रहा है तो बार बार वहाँ पे मेन्यू कार्ड में प्राइसेस चेंज करने पड़ रहे हैं, या कहीं पे भी किसी भी शॉप या एनीवेयर जब इन्फ्लेशन होता है तो वहाँ पे मेन्यू कॉस्ट बार बार चेंज की जाती है. अब रिलेटिव कॉस्ट में भी चेंजेस आते हैं कि एक वजह से
दूसरे की हम रिलेटिवली जब किसी कॉस्ट को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे भी हमें वेरिएबिलिटी दिखाई देती है इन्फ्लेशन की वजह से। इसके अलावा टैक्स लॉज, क्योंकि इन्फ्लेशन तो अगर आता है लेकिन हमारी जो रियल मनी बैलेंस है वो डिक्रीज भी होती है उसके साथ में, और टैक्स हमें अर्लियर के हिसाब से, मतलब पहले जो इन्फ्लेशन था या मतलब पहले जो टैक्स रेट्स वगैरह थी उसी में हमें अब भी देना पड़ रहा है, यानी हमारे रियल मनी बैलेंस डिक्रीज हो रहा है लेकिन फिर भी हमें स्टिल उतना ही टैक्स हमें पे करना पड़ रहा है। इसके अलावा कि जहाँ पे भी प्राइस लेवल चेंज हो रहे हैं, इनकन्वीनियंस तो हो गई, तो वो एक इनकन्वीनियंस हो गई। इसके अलावा जब अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन होता है तो सडनली एक वेल्थ का चेंज आता है कि वेल्थ या फिर लोन्स पेमेंट वगैरह में भी होगा कि भाई सपोज कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि आप किसी को पे बोरो कर रहे हो मनी, किसी को दे रहे हो उधार पे, तो अभी आप सोच रहे हो कि इन्फ्लेशन रेट 5% रहने वाली है, तो आप उसी को अकाउंट में रखते हुए आपने एक्सपेक्टेड एक अनुमान लगाया कि इन्फ्लेशन रेट इन फ्यूचर 5% रहेगी, लेकिन इन्फ्लेशन रेट इन फ्यूचर हो जाती है 10%। तो आपका तो लॉस हो गया जो आप मनी दे रहे हो, लेकिन जिसने मनी बोरो की है उसको प्रॉफिट हो गया, क्योंकि उसको 5% जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट लगाई थी उसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट पे करनी पड़ेगी, ना कि जो एक्चुअल 10% इन्फ्लेशन रेट रहा है। सो यस, दिस वॉज वन ऑफ द cost of the unexpected inflation, and the other one is fixed in pension। जिन लोगों की पेंशन फिक्स्ड है उनकी भी परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी इन्फ्लेशन रेट के इंक्रीज होने से। अब एक बेनिफिट भी है इन्फ्लेशन का कि अगर 2 से 3% यानी कि एक जो नॉर्मल इन्फ्लेशन होता है अगर वो है तो वो गुड भी है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा तो रियल वेजेस हमारी सेम रह जाएंगी और उसकी वजह से हायर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो जो एक नॉर्मल 2 to 3% या 2 to 4% जो इन्फ्लेशन रेट होता है उसको गुड माना जाता है इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल में रखने के लिए या फिर उसको इफिशिएंटली वर्क करने के लिए। Now what is hyperinflation? So hyperinflation is something when inflation rate is more than 50% per month। अब इसकी भी हम वही है, सू लेदर कॉस्ट हो गई, मेन्यू कॉस्ट हो गई, टैक्स सिस्टम, इनकन्वीनियंस ऑफ लाइफ, सो दीज आर सेम। अब जब हाइपर इन्फ्लेशन होता है तो किस वजह से होता है इसको हम देखते हैं। जब बजट डेफिसिट कोई कंट्री या कोई इकोनॉमी बजट डेफिसिट में जाती है तो वहाँ पे मनी क्रिएट करके अपना डेट मोनेटाइजेशन करने की गवर्नमेंट ट्राई करती है, तो वो सेंट्रल बैंक को कुछ बॉन्ड इशू करती है और उसके बदले में मनी क्रिएट करने के लिए बोलती है, और जो मनी सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है उससे वो अपना डेट फाइनेंस करती है। तो जो उसका बजट डेफिसिट चल रहा है उसको वो मनी क्रिएट करके फाइनेंस करने की ट्राई करती है, जिसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन बन जाती है। सो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइपर इन्फ्लेशन किस तरह से स्टार्ट होता है कि बजट क्राइसिस होता है अर्लियर, और उसको जब गवर्नमेंट पब्लिक या फिर अब्रॉड से बोरो नहीं कर पाती उस बजट क्राइसिस को फाइनेंस करने के लिए, तो उस टाइम पे फिर ये हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन में चला जाता है जब वो मनी क्रिएशन के थ्रू फाइनेंस किया जाता है। सो अब हम देखते हैं कि किसी गिवन अमाउंट ऑफ रिवेन्यू को फाइनेंस करने के लिए कितनी मनी ग्रोथ, रेट ऑफ मनी ग्रोथ नीडेड होगी। सो इसके लिए हम देखेंगे एम, सो एम विच इज द नॉमिनल मनी स्टॉक, एंड डेल एम, डेल्टा एम which is change in the nominal money stock. So seigniorage will be the change in the nominal money stock upon में price level. So this will give us the कि भाई एक गिवन अमाउंट ऑफ रिवेन्यू को फाइनेंस करने के लिए कितनी मनी ग्रोथ की रेट नीडेड है। सो अब हम इसको इस तरह से, अब अगर हम इसको दोनों से यहाँ पे m by m से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि m डिवाइडेड बाय m से अगर सिग्नियोरेज की वैल्यू को, दैट इज नॉमिनल रियल मनी बैलेंस, नॉमिनल मनी बैलेंस को हम इससे डिवाइड कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर दें। सो एंड आफ्टर रीअरेंजिंग इट, अगर हम इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा रेट ऑफ नॉमिनल मनी ग्रोथ,
क्योंकि एम इज द नॉमिनल मनी स्टॉक एंड डेल्टा एम इज द चेंज इन नॉमिनल मनी स्टॉक, सो इट विल बी द रेट ऑफ नॉमिनल मनी ग्रोथ। और एम बाई पी वी ऑल नो कि रियल मनी बैलेंस होगा। अब अगर हम सीनियरेज को हम अगर नॉमिनल इनकम से डिवाइड कर दें, सो ये यहाँ पे ये बन जाएगा अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, सो डेल्टा एम बाई एम एंड रियल मनी बैलेंस डिवाइडेड बाय वाई। नाउ ये इक्वेशन अब हम देखेंगे इन दोनों में रिलेशन क्या है। सो हमें पता है कि रियल मनी बैलेंस हम वाई एल आई से देते हैं, और आई हमने देखा था कि ये इक्वेशन होती है आई इज इक्वल टू विच इज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज गिवन बाय द रियल इंटरेस्ट रेट प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। सो हम इस वैल्यू आई की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, और इसके बाद में हम अगर कांस्टेंट रख लें सबको, तो इन्फ्लेशन और रियल मनी बैलेंस में नेगेटिव रिलेशनशिप शो होगा, विच इज़ कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रियल मनी बैलेंस डिक्रीज होगा और वाइस वर्सा। नाउ सीनियरेज की हमने यहाँ से इक्वेशन निकाली थी ये कि भाई डेल्टा एम बाई एम मल्टीप्लाई बाय एम बाई पी। अब यहाँ पे हम एम बाई पी रियल बैलेंस की जो हमने यहाँ पे ये वैल्यू ली है इसको हम पुट करेंगे, और हमें सीनियरेज और इन्फ्लेशन के बीच में रिलेशनशिप मिल जाएगा। So to finance a large budget deficit through seigniorage can lead not only to high inflation but also, as in the case during hyperinflation, to high and increasing inflation. So यहाँ पे हमें seigniorage that is कि money creation और इन्फ्लेशन रेट में इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन में रिलेशन मिल गया कि भाई अगर हम ज़्यादा ही बजट डेफिसिट को सीनियरेज के थ्रू या मनी क्रिएशन के थ्रू फाइनेंस करने की ट्राई करेंगे तो वो हाइपर इन्फ्लेशन की केस बन जाएगा। सो नाउ सपोज कि मनी नॉमिनल मनी ग्रोथ कांस्टेंट रखते हैं। अगर नॉमिनल मनी ग्रोथ कांस्टेंट है तो इन्फ्लेशन और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन भी इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि अगर नॉमिनल मनी ग्रोथ ही, यानी हमने देखा था कि मनी ग्रोथ की वजह से ही इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट होती है, तो अगर हम नॉमिनल मनी ग्रोथ को ही कांस्टेंट रख देंगे तो इन्फ्लेशन और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा। सो इफ द आउटपुट जीरो देन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन विल बी जीरो। सो expected inflation and the actual inflation will be the equal to the nominal money growth। and यहाँ पे जब एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन नॉमिनल इन्फ्लेशन के इक्वल हो गया तो ये जो इक्वेशन हमने निकाली थी कि ये यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन की जगह हम नॉमिनल मनी ग्रोथ जो कि हमारे यहाँ से इक्वल आई थी कि कांस्टेंट नॉमिनल मनी ग्रोथ के केस में, तो हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। सो यहाँ पे दो नॉमिनल मनी ग्रोथ के केस हो गए, वैल्यू आ गई, एक ये और एक ये। बाकी चीज़ें अगर हम कांस्टेंट रख रहे हैं तो यहाँ पे जो फर्स्ट नॉमिनल मनी ग्रोथ आया है तो इसको हम ये हमें रियल मनी बैलेंस की वैल्यू प्रोवाइड करेगा, और ये सीनियर एम इंक्रीजेज द सीनियरेज, सो दिस इंक्रीजेज द, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप रखेगा, और तो सेकेंड वन जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप रखेगा। सो अगर यहाँ पे इस नॉमिनल मनी ग्रोथ में इस नॉमिनल मनी बैलेंस में इंक्रीज होगा तो ये इन्फ्लेशन को इंक्रीज करेगा। ये हमने देखा था यहाँ पे भी कि भाई ये जो हमने देखा था कि भाई अगर सीनियरेज से हम फाइनेंस करेंगे बजट डेफिसिट को तो वो इन्फ्लेशन में इंक्रीज लेके आएगा। तो सेम चीज़ कि अगर इसमें इंक्रीज होगा तो यहाँ पे हमारा इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, और अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो हमारा रियल मनी बैलेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। सो इसको हम ग्राफिकल फॉर्म में भी देख सकते हैं कि भाई एक टाइम ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने नॉमिनल मनी ग्रोथ ले लिया और यहाँ पे हमने सीनियरेज ले लिया कि भाई मनी क्रिएशन, तो एक टाइम तक तो ये इंक्रीजिंग होगा, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके यहाँ पे फिर ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो जब तक नॉमिनल मनी ग्रोथ लो रहेगी, यानी कि ये ग्राफ के फॉर्म में देखें तो इस पॉइंट तक, तो इंक्रीज इन नॉमिनल मनी ग्रोथ विल लीड्स टू द स्मॉल डिक्रीज इन द रियल मनी। और हाँ,
इसी तरीके से फिर वो हायर मनी ग्रोथ में लेके जाएगा और सीनियरेज इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम नॉमिनल मनी ग्रोथ उस टाइम पे लो रहेगी, लेकिन अगर नॉमिनल मनी ग्रोथ एक टाइम के बाद जब हाई हो जाएगी, यानी कि इस टाइम के बाद, यानी कि ए पॉइंट के बाद में जब नॉमिनल मनी ग्रोथ बहुत हाई होने लगेगी, तो यहाँ पे फिर अगर हम थोड़ा भी इंक्रीज करेंगे तो वो लार्जर डिक्रीज होगा रियल मनी में। और अगर रियल मनी हमारी डिक्रीज होगी लार्जर, तो सीनियर एज यानी कि मनी क्रिएशन जो हमारा होगा उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम मनी क्रिएट तो कर रहे हैं लेकिन उसकी वैल्यू उतनी नहीं रही है, क्योंकि हमारा रियल मनी बैलेंस डिक्रीज होता जा रहा है। और इसी वजह से इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई हो जाता है उस केस में। और हम लेफर कर्व होता है जो रिलेशन देता है टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट में, तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन भी भाई एक तरीके से टैक्स रेट है, क्योंकि वो हमारी परचेजिंग पावर को तो डिक्रीज कर ही रहा है अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है। सो हमारा रियल मनी बैलेंस पे इन्फ्लेशन एक तरीके से टैक्स की तरह ही काम करेगा, तो हम इसको उस फॉर्म में भी देख सकते हैं। और टैक्स रेट एक तरीके से इन्फ्लेशन रेट हो गया कि भाई एम, और टैक्स बेस जो होता है कि भाई अब किस अमाउंट के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, तो वो हम मनी बैलेंस ले लेंगे। सो इन दोनों का मल्टीप्लाई विल बी द इन्फ्लेशन टैक्स, कि भाई इन्फ्लेशन से जो टैक्स लग रहा है वो हो गया। और हमने इन्फ्लेशन को लिया ही था कि भाई नॉमिनल मनी ग्रोथ के इक्वल होता है, तो इट विल बी इक्वल टू द सीनियर एज। सो टैक्स रेट विल बी द, सो इन्फ्लेशन टैक्स विल बी इक्वल टू द सीनियर एज। सो हाउ ये हाइपर इन्फ्लेशन को हम किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि भाई फिस्कल रिफॉर्म लेके आ सकते हैं। फिस्कल रिफॉर्म के अलावा यानी कि हम टैक्स रिफॉर्म, जिसमें हम टैक्स रिफॉर्म लेके आ सकते हैं कि भाई टैक्सेस में चेंज किया जाए जिसकी वजह से हमारा रिवेन्यू इंक्रीज हो जाए, या फिर अदर सम काइंड ऑफ फिस्कल रिफॉर्म जिसकी वजह से हमारे रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर पे इफेक्ट पड़े एक इकोनॉमी में, जिसके वजह से हम हमारे बजट को फाइनेंस करने के लिए हमें मनी क्रिएट करने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि हम उसी से फिस्कल रिफॉर्म से जो हम कर रहे हैं उससे हमें जो मनी जनरेट हो रही है उसी के थ्रू हम उस डेट को फाइनेंस कर पाए। और गवर्नमेंट बजट डेफिसिट को रिड्यूस करने का हमें ट्राई करना चाहिए, जिसमें हम एक्सपेंडिचर को हमारे डिक्रीज़ कर सकते हैं या फिर हमारी रिवेन्यू साइड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल बैंक को डिसाइड करना चाहिए कि भाई हम गवर्नमेंट डेट को मनी क्रिएट करके मोनेटाइज नहीं करेंगे, और इसके अलावा कुछ इनकम पॉलिसीज़ लेके आई जा सकती हैं। सो दीज आर some reforms by which can help us to end the hyperinflation. So yes, that's it for the video of the inflation. And here we talked about inflation, nominal interest rate, relation between inflation and nominal interest rate, money creation and inflation and hyperinflation. So that's it for the video. Thank you.